किया था लास्ट क्लास में, घर्षण है ना। इसको आइए फिर से एक बार समझते हैं। हमारे पास एक वस्तु है जो कि एक सतह पे रखी हुई है, इसे हम F बल से पुल करते हैं, खींचते हैं इस दिशा में, इसके फलस्वरूप घर्षण बल किधर लगेगा? इसके विपरीत दिशा में। अच्छा, अभिलंब प्रतिक्रिया किधर लगेगा? ऊपर पर। इसको किस नाम से सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, इस वस्तु का भार किधर लगेगा? नीचे की ओर। चलिए इसको हम लोग W भी कहते हैं, है ना। अब हमको घर्षण कोण का जब हमने डिफाइन किया था तो उसमें हमने बताया था परिणामी प्रतिक्रिया। क्या बताया था? और हमने बताया था घर्षण बल F और अभिलंब प्रतिक्रिया R के संयोजन को ही, है ना। घर्षण बल F और अभिलंब प्रतिक्रिया R के संयोजन से हमें जो प्राप्त होता है, दोनों का परिणामी कल घर्षण बल F और अभिलंब प्रतिक्रिया R का जो परिणामी होता है उसी को क्या कहते हैं? परिणामी प्रतिक्रिया। जैसे सदिश नियम से हम प्राप्त करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं? हेड में किसको जोड़ते हैं? को। यहाँ तक आपको बताए थे। तो देखिए हम हेड में ये दोनों सदिश का परिणामी हमको चाहिए। तो मान लीजिए ये हमारा प्रथम सदिश है। कौन सदिश है? प्रथम सदिश है ना। चलिए ये हमारा प्रथम सदिश है। अब हेड में किसको जोड़ना है? तो इसको जो ये जो है इसको उठा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो लिख दो। ये देखिए ये R है, हेड में टेल जुट गया। अच्छा, इसके बाद का नियम क्या था? प्रथम सदिश का द्वितीय सदिश के को मिलाने वाली रेखा दोनों सदिशों के योग को बताती है, परिणामी को बताते। चलिए दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे, बिल्कुल सही। इस तरह से मिला। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ इसी को क्या कहते हैं? R डैश। और यहाँ से इसको हम इस तरह से क्या करते हैं? मिला देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज दिशा में प्राप्त होते हैं। देखिए R डैश मिल गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा था? R डैश। R डैश को क्या कहते हैं? R डैश को परिणामी प्रतिक्रिया। याद रखिएगा, परिणामी प्रतिक्रिया। R को क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया। स्मॉल f क्या है? बिल्कुल सही, घर्षण बल। ये तीन चीज है। वो तो F फोर्स है जिससे हम वस्तु को पुल कर रहे हैं। वस्तु को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। अब इसका डिफाइन के अनुसार आ गया कि अभिलंब प्रतिक्रिया R और या कह लीजिए परिणामी प्रतिक्रिया R डैश और अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच का जो कोण है लैम्डा। लैम्डा किसको कहते हैं? घर्षण कोण को। कौन सा कोण? घर्षण। तो यहाँ तक हमने दिखाया था, सिर्फ अभी जो हम इसका रिकैप कर दिया आपको ताकि फिर से दिमाग में बना रहे। अब हम जो जानते हैं, परिभाषा से जानते हैं, घर्षण कोण म्यू बराबर क्या होता है? F बाय R। म्यू बराबर क्या होता है? F बाय, है ना। तो यहाँ से इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, म्यू बराबर F बाय R से। ठीक। तो चलिए इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। F हमने बताया था कि आपको जो है ये F बराबर क्या होगा, पहले हमको ये देखना है यहाँ पर। अच्छा, F बराबर म्यू R। नहीं, म्यू बराबर तो F बटे R हो गया ना। अच्छा, F बराबर क्या होगा? ये देखिए क्या है हमारा? R डैश। क्या है? R डैश। सदिश का नियम समझिए एकदम आराम से। ये हमारा कौन है? R डैश। अच्छा, ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है? लैम्डा। तो यदि कोई सदिश किसी अक्ष के साथ कुछ कोण बनाता है तो उसके साथ उसका जब घटक तोड़ते हैं तो क्या तोड़ते हैं? कॉस में तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं? और दूसरे अक्ष के साथ तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, आराम से तुम समझ सकते हैं। R डैश का इस दिशा में घटक क्या होगा?
कॉस लेमडा। हाँ लैम्डा थीटा नहीं है यहाँ पर, क्या है? लैम्डा। लेमडा। देखो हम इधर बता रहे हैं तो तुम इधर उधर देखिए कि तुमको समझ में आएगा। है? इधर ना ध्यान देगी रे। और दूसरा तरफ क्या हो जाएगा घटक? ये घटक क्या हो जाएगा? आर डैश साइन। बताइए, ये भी प्राप्त हो गया, ये भी प्राप्त हो गया। अच्छा, तो अब देखिए डायरेक्शन मिलाना है, खाली लिखना है। एफ डैश का इक्विवेलेंट कौन जाएगा? स्मॉल एफ का इक्विवेलेंट कौन जाएगा? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? दिशा पकड़ेंगे। इस दिशा में आर डैश का जब हमने घटक तोड़ा तो हमको कितना प्राप्त हुआ? अच्छा, आर डैश साइन लेमडा की दिशा में कौन लग रहा है? स्मॉल एफ, यानी यानी तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? हो। अच्छा, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ स्मॉल एफ लिखना पड़ेगा ना? ये कौन बल होता है? घर्षण बल। कैपिटल एफ लिख देंगे तो बल आ जाएगा। अच्छा, स्मॉल एफ के जगह क्या लिख दें? बिल्कुल सही। बटे आर के जगह क्या लिख दें? आर डैश। बिल्कुल सही, आर डैश कॉस लेमडा। आर डैश खत्म। क्या बचा? इक्वल टू टेन लेमडा। तो हमें एक नया यहाँ से जो है संबंध प्राप्त हो गया, म्यू बराबर म्यू बराबर 10 लेमडा। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। आप देखिए, यहाँ से हम म्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। म्यू क्या है जानते हो? अरे म्यू क्या है जानते हो? म्यू क्या है जानते हो? घर्षण गुणांक। ये सब चीज हमेशा याद रखो। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। अब यहाँ से घर्षण गुणांक भी जो हमको क्या हो सकता है, इस संबंध के अनुसार परिभाषित हो सकता है कि दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक है ना? दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक दोनों सतहों के घर्षण कोण के स्पर्श ज्या के क्या होता है? बराबर होता है। ये कौन सा कोण है? लेमडा। कौन सा कोण? लेमडा कोण? घर्षण कोण। कौन सा कोण है? ये क्या है? घर्षण गुणांक। फिर से हम पूछते हैं, ये लेमडा क्या है? घर्षण कोण। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। तो आप इसको परिभाषित करेंगे ना, इस संबंध से आप क्या बोल सकते हैं? म्यू बराबर 10 लेमडा से पूछेगा कि आप क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलिएगा ना कि दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक। दो सतहों के बीच लगने वाला है ना, उन सतहों के बीच कार्यरत घर्षण कोण के, किसके? घर्षण कोण मतलब अगर दो सतह के बीच घर्षण है तो घर्षण गुणांक को आएगा ना। हमने क्या कहा? दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक। उस सतहों के बीच लगने वाले घर्षण घर्षण कोण के, क्योंकि लेमडा क्या है? घर्षण कोण है। घर्षण कोण के कौन जया है? स्पर्श। साइन मतलब जया, नहीं कोसाइन मतलब कोज्या। कोसाइन मतलब 10 आ जाए तो क्या कर? स्पर्श। तो दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण कोण के स्पर्श के बराबर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। तो इस तरह हमने देखा घर्षण कोण के बारे में, इसको समझा भी। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं, हम तो बार बार बोलते ही रहते हैं। अब समस्या है, आया है तो समस्या से तुम भाग जाओगे तो समस्या का अंत होने वाला नहीं है। उसका तो तुमको सामना करना पड़े, चाहे वो समस्या तुम्हारे फीस का क्यों ना। ग्रामीण क्षेत्र है, 3 बच्चों के पास फीस का क्या होता है? दिक्कत होता है। तो उस स्थिति में क्या खोजते हैं? दूसरा ऑप्शन खोजते हैं, चाहे वो कैसा भी कोई भी पढ़ाने वाला हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या कुछ भी सोचते हैं कि कम फीस में हमको। तो तुम बात करोगे ना एक बार हमसे। हम तो 17 साल से चल रहे हैं और देख रहे हैं, यहाँ के सब बच्चों को देख रहे हैं, गार्जियन को, सबको देख रहे हैं। तुम एक बार बात करना है, यहाँ सर हमको दिक्कत है,
ये है। अब तुम घर बैठ जाओगे तो इसका क्या होगा? तुम घर बैठ के तुम 500 250 में कहीं कोचिंग पकड़ लो, 1200 में कोचिंग पकड़ लो, तो कोई दिक्कत? तुम हम ही से बात करो, यहाँ से गार्जियन से हमको बात करो, हमको सर पैसा ऐसा है कि हम किसी को 1500 में नहीं पढ़ाए होंगे, बात की मतलब बोलते हैं, या किसी को फ्री नहीं पढ़ाए हो, या फ्री नहीं पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चे पढ़ेबे करते हो। जो एकदम सरेंडर है, बहुत दिक्कत है, गार्जियन हाथ उठा देता है तो उसको क्या करते हैं? फिर ये पढ़ाते हैं कि किसी को भगा देते हैं। आज तक तो किसी को नहीं भगा है, बच्चा आता है नहीं है दिक्कत है तो पढ़ता है। अगर 50 बच्चा 5 बच्चा इसमें पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? जन कल्याण तो हो रहा है। तो वैसे बच्चे जो इधर उधर है, तो अगर आपसे बात होता है तो उनसे बात कीजिए इस मैटर पर, भाई क्या दिक्कत है तुमको, फीस का दिक्कत है तो एक बार सर से बात करो। इसके लिए हम किसी को अति नहीं किए हैं कि तुम, वो बच्ची हमको 200 रुपया दे रही थी, अगर हमको पैसा का भूख रहता तो वो 200 रुपये हम रख लेते थे। हम उसका 200 रुपया नहीं लिए, हम उसका 200 रुपया दे दिए कि तुम रख लो, कॉपी किताब कलम लेना है ना, लेकिन तुम पढ़ाई कंटिन्यू रखो। बोले थे ना कि पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो, पढ़ाई बंद नहीं की। लेकिन वो बोली कि नहीं सर, हम जब तक पैसा नहीं देंगे, बिना गुरु दक्षिणा दिए ज्ञान ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। वो ज्ञान जो होता है सार्थक नहीं होता, ये भी संसार का एक नियम है। और आजकल का नियम तुम जानते करते हो, डॉक्टर मास्टर और वकील 3 का पैसा नहीं रखना चाहिए, ये भी एक नियम है, कलयुग का नियम है। और सतयुग में नियम था गुरु दक्षिणा का, उस समय अर्थ का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग गुरु पाठशाला चलाते थे तो उनको इकोनॉमिकल जो एक तरह से मैनेजमेंट होता था वहाँ के राजा कर दिया करते थे। गुरुकुल के लिए इन्वेस्टमेंट जो भी होता था, मेंटेनेंस वर्क हो, फूड के लिए, ये सब के लिए वहाँ का राजघराने से आ जाता था, राजा देख लेते थे। ठीक है, तो बच्चे जो होते थे वो क्या देते थे? गुरु दक्षिणा देते थे, है ना, मैनुअली रूप से। मैनुअल मतलब क्या होता है? फिजिकली रूप से हम, आप कुछ बोले हम किए, गुरु दक्षिणा, है ना। बहुत तरह का गुरु दक्षिणा दिया गया है इस संसार में, तो वो होता है। अब वही गुरु दक्षिणा किसका रूप ले लिया? पैसे का रूप लिया, क्योंकि आज के डेट में बिना पैसे के आपको कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी इस जमाने में हम भी इस रूप में चल रहे हैं, ये कोई थोड़ा बात कर रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए है यही कि भाई आप भागिए नहीं, समस्या से भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तो उसका सामना करना होगा। आप बात कीजिए हमसे, गार्जियन को बात कराइए और क्लास को पकड़िए, क्योंकि अभी आपको लगता है हाँ 2 दिन 4 दिन आप ध्यान नहीं दिए, ऐसा ऐसे वैसे कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब तुम कंटिन्यू चलना शुरू कर दोगे हमारे साथ, तो फिर तुम जब तुम हमको पकड़ लोगे, पहचान जाओगे, समझ जाओगे, ट्रैक पकड़ लोगे जब तुम, तो फिर उस ट्रैक से तुम उतर नहीं पाओगे, है ना। फिर तुमको मन लगने लगेगा धीरे धीरे। तुम 2 दिन पढ़ोगे, चाहोगे कि भाई हमको एकदम इंटरेस्ट, तो कोई चीज के पहले समर्पण दिखाना पड़ता है, तभी तुमको उसका प्राप्ति होगा। बिना समर्पण दिखाए कोई चीज नहीं मिलता है संसार में। कहीं भी तुम फुल्ली समर्पित होगे तभी वो चपरासी का नौकरी भी मिलेगा। इस संसार में इतना भाग दौड़ है आज के डेट में, इतना जनसंख्या में, इतना जो है भीड़ और ठेलमा ठेल में नौकरी लेना एक छोटा सा, उसके लिए भी बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ता है। सब चीज को ध्यान में रखिए।